नमस्कार। आज हम एक ताज़ा खबर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। हमारे पास एक विस्तृत न्यूज़ रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने 11 राज्यों में लोगों को ठगा। 11 राज्यों में? कमाल है। हाँ, और करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी के जरिए देश के बाहर भेज दिए। ओहो, क्रिप्टो का एंगल भी है इसमें। बिल्कुल। तो आज हम यही देखना चाह रहे हैं कि ये पूरा ऑपरेशन कितना बड़ा था, इसमें मतलब कौन कौन से तरीके इस्तेमाल हुए और इसका असर क्या हो सकता है वो भी समझना जरूरी है। हाँ, बात 3.2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और पैसा छुपाने के लिए देखिए विदेशी क्रिप्टो खातों का इस्तेमाल हुआ है। ये तो मामला गंभीर लगता है। तो चलिए जरा इस मामले को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं मुख्य घटना से। बरेली, उत्तर प्रदेश में राजा बाबू नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा। आरोप है कि उसने 3.2 करोड़ रुपए का मतलब चूना लगाया लोगों को। 3.2 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और ये जाल सिर्फ बरेली या यूपी तक ही नहीं था, बल्कि पूरे 11 राज्यों में फैला हुआ था। 11 राज्य? और ये सब एक ही व्यक्ति कर रहा था? रिपोर्ट तो यही कह रही है। अब दिलचस्प ये है कि ये धोखाधड़ी की कैसे गई। हाँ, वो जानना जरूरी है। रिपोर्ट क्या कहती है? तरीके क्या थे? रिपोर्ट के अनुसार तरीके वही पुराने थे, जैसे नौकरी दिलाने का झूठा वादा या फिर कोई फर्जी निवेश योजना। अच्छा, मतलब जाने पहचाने तरीके। हाँ, सैकड़ों लोगों को इसी तरह फंसाया गया। फिर जो पैसा आया उसे सीधे क्रिप्टो में नहीं बदला। तो फिर क्या किया? पहले कई म्यूल खातों से घुमाया गया। ये वो बैंक खाते होते हैं ना, जो किसी और के नाम पर होते हैं पर कंट्रोल धोखेबाज का होता है। हाँ हाँ, म्यूल अकाउंट्स। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद सारा पैसा क्रिप्टो में बदला गया और यहां से मामला और पेचीदा हो जाता है। तो क्रिप्टो वाला पहलू, पैसा विदेशी क्रिप्टो वॉलेट्स में भेजा गया? हाँ, विदेशी वॉलेट्स में। अब इससे जांच में क्या मुश्किलें आती हैं, ये थोड़ा बताइए। देखिए, यहीं पर ये मामला असल में गंभीर हो जाता है। जब पैसा विदेशी क्रिप्टो वॉलेट्स में चला जाता है, खासकर ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो शायद भारतीय कानूनों के दायरे से बाहर हों, हाँ, तो उसका पता लगाना, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम जैसा नहीं है, जहां नियम कायदे हैं, एक ट्रेल होती है। मतलब एक तरह से पकड़ से बाहर। काफी हद तक ये दिखाता है कि अपराधी कैसे जानबूझकर नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम को गच्चा देने के लिए। इसमें ये बात भी सोचने वाली कि एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर 11 राज्य, 3.25 करोड़ रुपए, ये सब कैसे कर पाया, वो भी नौकरी जैसे आम झांसे देकर। सही कहा। ये शायद दिखाता है कि लोग कितने वल्नरेबल हैं या फिर ये नेटवर्क बनाना कितना आसान हो गया है आजकल। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, ये उस आसानी की भी बात है जिससे ये फ्रॉड फैलाए जा रहे हैं, और क्रिप्टो का इस्तेमाल इसे बस एक कदम और आगे ले जाता है। खासकर जब पैसा विदेशी प्लेटफॉर्म पर चला जाए। बिल्कुल, वहां से जानकारी निकलवाना या पैसे को वापस लाना, वो बहुत बहुत जटिल प्रक्रिया है, लगभग नामुमकिन। रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि पुलिस को कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डिजिटल डिवाइस मिले हैं। अच्छा, कुछ सबूत तो मिले हैं? हाँ, और कुछ बैंक खाते भी फ्रीज किए गए हैं और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों से संपर्क करने की कोशिश भी चल रही है। कोशिश तो करनी ही होगी। तो इस कथित मास्टरमाइंड के पकड़े जाने को कितना अहम माना जाए? क्या इससे पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा? देखिए, गिरफ्तारी तो निश्चित रूप से अहम है। सैकड़ों पीड़ितों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात होगी कि कम से कम मुख्य आरोपी पकड़ा गया। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो पैसा डिजिटल संपत्ति बनकर विदेश चला गया है, उसे वापस लाना एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई हो सकती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए होता है, जो अक्सर धीमा होता है। तो उम्मीद कम है। पूरी तरह नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हाँ, ये गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स के बीच अच्छे तालमेल को जरूर दिखाती है। ये अच्छी बात है। और साथ ही ये मामला इस बढ़ते ट्रेंड को भी उजागर करता है कि कैसे डिजिटल करेंसी वित्तीय जांच को लगातार और ज्यादा उलझा रही है। ये सिर्फ पैसा छुपाने की बात नहीं है, ये रिकवरी को लगभग नामुमकिन बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे तकनीक का दुरुपयोग करके एक व्यक्ति ने करोड़ों का साइबर अपराध नेटवर्क चलाया। हाँ, और पैसा क्रिप्टो के जरिए विदेश भेज दिया और इसका जाल 11 राज्यों तक फैला दिया। बिल्कुल। ये केस साइबर अपराध के बदलते चेहरे और डिजिटल करेंसी से जुड़ी चुनौतियों का एक सटीक उदाहरण है। ये साफ करता है कि अपराधियों से 2 कदम आगे रहने के लिए हमें बेहतर ट्रैकिंग तकनीक और ज्यादा मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सख्त जरूरत है। सही कहा।
तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। ये देखते हुए कि विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए भेजे गए पैसे का पता लगाना और उसे वापस लाना इतना मुश्किल है, हाँ, तो अधिकारियों को सिर्फ घरेलू खातों को फ्रीज करने या फिर धीमे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर रहने के अलावा और कौन सी नई रणनीतियां या शायद तकनीकें विकसित करने की जरूरत पड़ सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना।